हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंटेलिजेंस की। तो आपको पता है कि एचपीपीएससी ने हिमाचल प्रदेश में पीजीटी कमीशन के थ्रू जो लेक्चर की पोस्टें निकली है उसके लिए जो सिलेबस था वो प्रिस्क्राइब कर दिया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बीएड का जितना भी पोर्शन रहने वाला है 20 मार्क्स का, तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ एक सीरीज़ बना रहे थे। तो उसी में ही आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की, तो इंटेलिजेंस हमारी क्या होती है, जिसको हम बुद्धि भी कहते हैं। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो एक इंसान है वो बुद्धिमान है या उसकी जो बुद्धि है वो बहुत तेज़ है, या वो उसकी जो इंटेलिजेंस है वो किस लेवल की है। तो वो डिपेंड करती है हमारी मेमोरी पे कि हम कितना चीज़ों को ध्यान से समझते हैं, सुनते हैं और अप्लाई करते हैं अपनी डेली लाइफ पे। यानी कि जो हमारी अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, यानी कि जो हम अमूर्त या परिकल्पना जो हम बोलते हैं, या हमारे जो विचार है, हम किस तरह से चीज़ों को सोच सकते हैं और कैसे हम एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यही क्या हो जाता है, हमारा इंटेलिजेंस या हमारी बुद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर जो एक टर्म है वो है इंटेलिजेंस। तो ये इंटेलिजेंस कहाँ से आया है, ये एक लैटिन वर्ड है इंटेलिजर्स और इंटेलिजेंटिया। ठीक है, तो इधर से ये ड्राइव हुआ है। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझना। अब किस चीज़ के बारे में समझने की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, जब हम समझते हैं चीज़ों को। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट में कि हम एक जब एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो हम उस एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, तो हमारे अंदर कुछ एक ऐसी एबिलिटीज़ होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सकते हैं। तो उसी को ही क्या कहा जाता है, इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। और नेक्स्ट क्या है, इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल। तो इंटेलिजेंस क्या है, एक तरह की हमारे अंदर की एबिलिटी या क्षमता है जो हम जिससे कि हमें क्या पता चलता है कि हम कैसे अपने एनवायरनमेंट में रहेंगे, या जो हम नॉलेज है उसको कैसे गेन करेंगे, और जो हमारी स्किल्स है उसको हम कैसे एक्वायर करेंगे, और एक्वायर करने के बाद हम उसे कैसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो ये हमारी हो जाती है बुद्धि। नेक्स्ट है, इट इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट, एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू कैरी आउट अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो ये एक तरह की ऐसी एबिलिटी है। एबिलिटी क्या, योग्यता, क्षमता, कि हमारे अंदर की ऐसी कौन सी योग्यता है या ऐसी कौन सी क्षमताएं हैं हमारे अंदर जो हमें एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होने में हेल्प करती हैं। और इसके साथ साथ ही हम लर्न करते हैं चीज़ों को, और हम क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का मतलब होता है अमूर्त चिंतन या परिकल्पना, विचार, कला। इसको हम हाइपोथेसिस की तरह भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई एक टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। ठीक है, कुछ एक चीज़ों को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर देंगे। हर एक स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि इस तरह का जो है रेशो है वो बच्चों का स्कूल्स में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे उनके जो सब्जेक्ट है वो किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, किस सब्जेक्ट में ख़राब है, और इसके पीछे के हम कुछ एक कॉजेज़ भी बताएंगे कि इस वजह से जो है बच्चे लैग कर रहे हैं। अगर हम बात करें, जैसे अभी जो एक रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग जो मैथमेटिक्स से जो थे उसमें क्या होता था, बेसिक ही बच्चों के क्लियर नहीं है। तो वो एक तरह की क्या थी, हाइपोथेसिस। तो हम भी इस तरह की हाइपोथेसिस कर सकते हैं कि क्यों मैथ्स में बच्चे लैग कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या क्या सोच सकते हैं, इसके कॉज क्या होंगे। एक तो हम मान सकते हैं कि कोविड टाइम पे क्या हो गया था, बच्चों को अच्छे से उनकी जो है बेसिक एजुकेशन नहीं मिली। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है कि जो बच्चे हैं ज़्यादा आजकल मोबाइल्स का यूज़ करने लगे हैं, तो वो ज़्यादा फोकस नहीं करते अपनी स्टडी पे। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या हो सकता है कि जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों पे, या टीचर है वो भी बच्चों पे अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम कुछ एक हाइपोथेसिस बना देंगे और उसके बाद हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे पहुंच जाते हैं। तो इसके बाद हम एक कंक्लूज़न ड्रॉ आउट करते हैं। तो वो क्या है, हमारा एक इंटेलिजेंस है कि हम कैसे चीज़ों को देख रहे हैं, कैसे कलेक्ट डाटा कर रहे हैं, और कलेक्शन के बाद हम कैसे उसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले जो इंटेलिजेंस वर्ड है वो किसने कहा था, तो सर फ्रांसिस गैल्टन, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इसको फादर ऑफ यूजेनिक्स भी बोलते हैं, इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स भी बोलते हैं। तो इन्होंने मानव जो आबादी है
उसकी आनुवंशिक गुणवत्ता को सुधारने के ऊपर काम किया था। यानी कि ह्यूमन जो पॉपुलेशन है, हेरिडिटी की उसके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में इन्होंने बात की थी। तो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी हेरिडिटी जीनस। हेरिडिटी जीनियस का इन्होंने कब लिखी थी? 1869 में। और इसी में ही इन्होंने जीनियस जो वर्ड है उसको सबसे पहले यूज़ किया था। और जो इनका ये जीनियस वर्ड था, यानी कि जो हम बात करते हैं वंशानुगत, जो हमारे हेरिडिटी होती है वो एक वंश से दूसरे वंश तक कैसे पहुंचती है, जीन्स के द्वारा। तो वहीं से इन्होंने एक टर्म डिराइव की थी जीनियस, तो जो डिनोट करती थी एन एबिलिटी दैट वाज एक्सपेंशियली हाई एंड एट द सेम टाइम इनबॉर्न। तो इनका क्या मानना था कि जीनियस क्या है? एक तरह की ऐसी एबिलिटी है जो कि असाधारण रूप से और एकदम हाई क्वांटिटी में जन्मजात से ही बच्चे के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक तरह की इनके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है जो कि क्या होती है, असाधारण रूप से बहुत ज़्यादा हाई होती है और साथ ही साथ वो बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। और इन्होंने क्या कहा, मानसिक और शारीरिक विशेषताएं समान रूप से विरासत में मिली है। ठीक है, इनका ये मानना था कि जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस है और जितनी भी हमारी फिजिकल अपीयरेंस है वो कहाँ से मिली है, हमें हमारे पेरेंट्स से या हमारे जो हेरिडिटी है वहाँ से हमें मिली है। बट उस टाइम पे इनका जो ये कंसेप्ट था उसको स्वीकार नहीं किया गया था, यानी कि उसको मान्यता नहीं दी गई थी। तो इनके कुछ एक क्रिटिसिज्म भी हुआ, तो उस टाइम पे ये उतना फेमस नहीं हो पाया। पर जो आज अगर हम बात करें तो आज हम ये मानते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो कहाँ से आती है, पेरेंट्स से बच्चों में आती है। नेक्स्ट अगर हम इसमें और बात करें इंटेलिजेंस, अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई इंसान कितना इंटेलिजेंट है या इसकी जो बुद्धि है वो कितनी है? तो उसके लिए क्या बनाया गया, एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया। उसके लिए बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए गए। ठीक है, अगर हम बात करें आईक्यू की, तो हम कई बार बात करते हैं कि जो आईक्यू है वो हाई होना चाहिए। तो आईक्यू क्या है? आईक्यू एक तरह का इंटेलिजेंस क्वोशेंट है। ठीक है, आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट, एक तरह का स्टैंडर्ड मेजरमेंट है किसी भी इंडिविजुअल की इंटेलिजेंसी को, जिसमें हम की बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि एक जो इंसान है उसका कितना आईक्यू है। ठीक है, एक तरह का स्टैंडर्ड टेस्ट है। जैसे हम अगर बात करें, अगर हमने लेंथ किसी की मेज़र करनी है तो क्या करते हैं, हम स्केल्स का यूज़ करते हैं या उसके जो पैरामीटर्स हैं उनका यूज़ करते हैं उसको फाइंड आउट करने में। तो उसी तरह इंटेलिजेंस को फाइंड आउट करने में क्या होता है, हम यूज़ करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट का। ठीक है, जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाए जाते हैं, एक तरह का स्टैंडर्ड मेज़र होता है। अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा आईक्यू का? इसका फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो मेंटल एज क्या होगी, जो बच्चे का जितना दिमाग है वो क्रोनोलॉजिकल एज होगी, हमारी जो रियल एज है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 100 से, और इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके निकल जाता है हमारा आईक्यू। अगर हम इसमें और बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स की बात करें, तो ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिनको क्लासिफाई किया जाता है उनके आईक्यू और इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बेसिस पर। सबसे पहले हमारे आते हैं नियर जीनियस। सबसे पहले आता है नियर जीनियस और जीनियस, तेज दिमाग वाला, जिसका आईक्यू कितना होता है 140 के अबव, यानी कि 140 से ऊपर का जिसका भी आईक्यू होगा वो कौन कहलाता है, तेज दिमाग वाला। नेक्स्ट आता है वेरी सुपीरियर, यानी कि बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ, तो 130 से 139। अगर हम जीनियस की बात करें तो ये बहुत कम लोग होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुपीरियर, सुपीरियर क्या होता है, श्रेष्ठ, 120 टू 129 जिसका आईक्यू होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सुपीरियर एक ये हो गया आपका, और एक जीनियस 140 से अबव वाला। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा अबव एवरेज, जो कि औसत से ऊपर का होता है, 110 से 119 के बीच। ठीक है, फिर हम करें, नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल एवरेज, औसत आयु जिसकी होगी 90 से 109। तो ये क्या है, इसी रेंज में क्या होते हैं, मैक्सिमम जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स आते हैं या जितने भी लोग आते हैं उनका मैक्सिमम आईक्यू कितना होता है, 110 से लेके 190 से लेके 119 तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बिलो एवरेज, औसत से नीचे 80 से 89 के बीच जिनका आईक्यू होगा। फिर है डल और बॉर्डर लाइन, यानी कि उदासीन बच्चे। ठीक है, 70 से लेके 79 के बीच में जिनका भी आईक्यू रहता है। नेक्स्ट है हमारा
फेबियो माइंडेड एंड द मोरोन। इसमें क्या होगा, जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा वो इसके अंदर आ जाते हैं 50 से 69 के बीच। फिर आता है हमारा इम्बेसियल्स, यानी कि जिनको हम मूर्ख भी कह सकते हैं, तो ये कितना आता है 25 से 49। और लास्ट में हमारे आते हैं इडियट्स 0 से 24 का, जिनका IQ रहता है। तो ये कुछ एक क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर इस लेवल से ऊपर किसी का IQ होगा तो वो किस कैटेगरी में आएगा। तो ये कुछ एक क्लासिफिकेशन थी IQ के बेसिस पर। तब ये जो चार्ट है वो हमारे पास आता कैसे है, अब हम इसकी बात करेंगे। तो ये चार्ट आता है एक तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो टेस्ट कौन कौन से हैं और उन टेस्ट को कैसे कैसे बिल्डअप किया गया है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अल्फ्रेड बिनेट को। तो अल्फ्रेड बिनेट और उनके जो कोवर्कर थे थियोडोर सीमन, उन्होंने क्या किया था, एक ऐसा टेस्ट 12 किया था जो 3 से 13 या 14 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे थे उनके लिए एक क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट डिस्कवर किया था, जिसमें कि 56 क्वेश्चंस को लिया गया था और कुछ एक टास्क लिए गए थे। ये MCQ टाइप नहीं था, ये जनरल क्वेश्चंस था, जैसे व्हाट इज़ दिस, ऐसे करके इस तरह के क्वेश्चंस थे, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता था। तो ये टेस्ट इन्होंने सबसे पहले बच्चों के लिए बनाया था। तो इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। और इन्होंने ही 1905 में क्या किया था, इंटेलिजेंस टेस्ट को दिया था। अगर हम और बात करें तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट ऑफ IQ, अभी हमने बात की IQ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की, तो ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया, तो ये कंसेप्ट विलियम स्टर्न के द्वारा 1912 में दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फाइनल फार्मूला, जो हमने फार्मूले की बात की, IQ तो हमने बात की कि एक तरह का स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है। फिर हमने बात की IQ क्या था हमारा, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। तो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट जो है हमारा वो किसने दिया, विलियम स्टर्न ने। और जो फाइनल फार्मूले में हमने क्या किया था, IQ = MA/CA × 100। तो ये क्या था, जिसमें कि हमने मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज × 100 की बात की थी, वो किसने दिया था, वो लीवन टॉमैन ने दिया था। और जो मेंटल एज कंसेप्ट है वो किसने दिया था, वो अल्फ्रेड बिनेट ने ही दिया था। तो ये दो चीज़ें जो है, आप इसमें हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं, जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो मेंटल एज कंसेप्ट है वो किसने दिया है, अल्फ्रेड बिनेट ने, और जो कंसेप्ट ऑफ IQ है वो किसने दिया है, विलियम स्टर्न ने। ठीक है, और फाइनल फार्मूला किसने दिया है, लुइस टॉमैन ने। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमने इतनी तो बात कर ली कि क्या इंटेलिजेंस होती है, फिर हमने उसके बाद देखा कि जो इंटेलिजेंस है उसको हम कैसे मेज़र करते हैं। फिर हमने IQ की बात की, तो IQ के अंदर हमने एक टेबल की बात की। अब जो टेबल है वो कैसे आया था, वो आया था हमारे पास साइकोलॉजिकल कुछ एक ऐसे टेस्ट बनाए जाते हैं जिससे कि हमारे पास क्या आ जाता है, क्लासिफिकेशन आ जाती है IQ की। ठीक है, अब वो जो टेस्ट है वो कौन कौन से हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। तो इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि बुद्धिक परीक्षणों का वर्गीकरण की हम बात करेंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होते हैं, एक तरह के स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं जो कि फॉर्म किए जाते हैं, जिसके बेस पर ही हम किसी इंडिविजुअल्स की IQ को चेक कर पाते हैं। अब IQ चेक करने की क्या ज़रूरत है, इससे क्या पता चलता है, बच्चों की स्पेशल एबिलिटीज़ का पता चलता है। जो बच्चे हैं वो गिफ्टेड है या उनके अंदर कोई लर्निंग डिसएबिलिटी है, ठीक है, या इसके साथ साथ जो बच्चों का इनबॉर्न पोटेंशियल है वो क्या है, या उनका जो इंटरेस्ट है वो किस ओर ज़्यादा है। इस तरह की चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है, इंटेलिजेंस टेस्ट से ही पता चलती है। तो हमने इंटेलिजेंस टेस्ट को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एक है इंडिविजुअल टेस्ट और दूसरा होता है हमारा ग्रुप्ड टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट क्या हो गया, जो हम एक इंसान के लिए बनाएंगे, एक इंसान को ध्यान में रख के हम जब टेस्ट को बनाते हैं वो आ जाता है हमारा इंडिविजुअल टेस्ट। बट जब हम एक पूरे ग्रुप को ध्यान में रखते हुए कोई टेस्ट को बनाते हैं तो उससे बोलते हैं ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए हम एक टेस्ट को फ्रेम कर रहे हैं। बट इंडिविजुअल टेस्ट में क्या होगा कि हम एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए ही टेस्ट को बनाते हैं। अगर हम इंडिविजुअल टेस्ट के करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्यों टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल्स के लिए यहाँ पर पर्टिकुलरली वन टेस्ट ही बनाना पड़ता है। और इसके साथ साथ जब हम एक एक टेस्ट बनाएंगे एक एक इंसान के लिए तो क्या हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा।
इसमें हम हर एक इंडिविजुअल्स की उसकी जो भी एबिलिटीज़ है, जो उसकी चीज़ें हैं, उसको ही हम देखेंगे कि इसके लिए हमने ये टेस्ट बनाना है, इसको हमने किस तरह से ये टेस्ट को देना है। तो इस तरह हम एक इंडिविजुअल्स को देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर किसी को कई बार क्या हो जाता है, कोई स्ट्रेस या स्ट्रोमा से गुजर रहे होते हैं, तो उनको कहाँ भेजा जाता है, सेंटर्स, ऐसे सेंटर्स बनाए जाते हैं जहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट्स होती है ना, काउंसिल दी जाती है। तो उस काउंसिल में क्या किया जाता है, उनके लिए क्या करते हैं, एक टेस्ट फॉर्म करते हैं और उसी टेस्ट के बेसिस पर उसको फाइंड आउट करते हैं कि इसकी क्या दिक्कत है। तो उसी तरह का टेस्ट क्या होता है, हमारा इंडिविजुअल टेस्ट यहाँ पर भी होता है। और इसके अगर हम ग्रुप टेस्ट की बात करें तो इसकी कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स होती है, ये ईजियर टू कंस्ट्रक्ट होता है, यानी कि इसको ईजिली हम बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक पूरे ग्रुप को ले रहे हैं। कम से कम हम अगर हम बात करें तो इसमें हम एक इंडिविजुअल की बात करें, इसमें हम 20 की बात करें। यहाँ पर हर एक इंसान के लिए अलग अलग टेस्ट की बात करते हैं, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर 20 इंसान है तो 20 लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही टेस्ट बनाना पड़ेगा। तो ये यूज़फुल होता है आर्मीज़ में, रिसर्चेज में। जैसे कि आर्मी में क्या होता है, जैसे एसएसबी का जो इंटरव्यू होता है 5 दिन का, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, पूरे ग्रुप को ही क्या करा जाता है, एक तरह का टेस्ट दिया जाता है और उसको ही उन्होंने क्या करना होता है, उस टेस्ट को क्लियर करने के बाद ही उनको क्या मिलती है, जॉब मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेनली वर्बल एंड डू नॉट रिक्वायर मच स्किल। अब इसमें क्या होता है, ये वर्बली होता है, वर्बली यानी कि लैंग्वेज बेस्ड होगा या इसमें नंबर्स दिए होंगे, तो इसी पर ही ये डिपेंड करता है और इसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो ग्रुप टेस्ट होते हैं। अब इसको भी फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है। इंडिविजुअल टेस्ट भी हमारे वर्बल हो सकते हैं या परफॉर्मेंस टेस्ट यानी कि नॉन वर्बल टेस्ट हो सकते हैं, और जो ग्रुप टेस्ट है वो भी हमारे वर्बल और नॉन वर्बल हो सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा एक जो इसका डायग्रामेटिकल व्यू है वो समझ आ गया होगा कि 2 तरह के टेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट फर्दर क्लासीफाई होता है वर्बल और नॉन वर्बल में, और ग्रुप टेस्ट भी फर्दर क्लासीफाई होता है वर्बल और नॉन वर्बल टेस्टिस में। अब जो ये वर्बल और नॉन वर्बल के अंदर हमने बात की कि इंडिविजुअल और ग्रुप के अंदर भी क्या होते हैं, 2 तरह से डिवाइड होते हैं। तो ये किसके बेसिस पर होते हैं, बेसिस ऑफ फॉर्म की। इसका क्या फॉर्म है, वर्बल और लैंग्वेज टेस्ट, इसका क्या मतलब होता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्ड का यूज़ करते हैं, नंबर का यूज़ करते हैं, लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, वो हो जाता है वर्बल। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस टेस्ट है नॉन वर्बल का, यहाँ पर एक्टिविटी, पिक्चर्स हो गई, कार्ड्स हो गए, उनको देखकर हमने बताना है, ये सारे क्या हो जाते हैं, हमारे नॉन वर्बल टेस्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही ग्रुप्स में भी हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं कि वर्बल के अंदर क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे, वर्ड्स आएंगे, लैंग्वेज आएगी, और नॉन वर्बल के अंदर एक्टिविटीज़, पिक्चर्स आ जाएगी हमारी, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि सबसे पहले किसने वर्बल जो इंडिविजुअल टेस्ट है उसको फॉर्म किया था, तो इसको भी बिनेट सिमन ने किया था 1905 में। तो इसकी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले भी कर दी थी। इन्होंने एक तरह का पेपर बेस्ड टेस्ट बनाया था जो कि 3 से 13 साल के बच्चों के लिए बनाया था। इसमें इन्होंने क्वेश्चंस को ही पूछा था। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसकी डिटेल में, कि डिटेल में हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इंडिविजुअल टेस्ट के अंदर हमारा जो वर्बल वाला है और नॉन वर्बल वाला है उसके अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं। अगर हम वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट की बात करें तो उसके अंदर आता है बिनेट सिमन टेस्ट 1905 में। इन्होंने 3 से 13 ईयर के बच्चों के लिए एक जो है टेस्ट फॉर्म किया था जो कि पेपर क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड था, यानी कि यहाँ पर इनको हमने पहले भी बात की थी, 56 इन्होंने क्वेश्चन लिए थे, टास्क लिए थे जो बच्चों को सॉल्व करने थे। उसके बाद आता है हमारा गोडार्ड टेस्ट, 1910 में इन्होंने एक टेस्ट दिया था। तो इन्होंने एक फ्रांस का ये एक टेस्ट था, इसको फ्रेंच में लिखा गया था, तो इसको ट्रांसलेट कहाँ किया इन्होंने, इंग्लिश में, और इसी टेस्ट को बाद में मॉडिफाइड कर दिया था बिनेट ने, तो इसको स्टैमफोर्ड बिनेट टेस्ट भी कहा जाता है, और 1916 में इसको दोबारा से इसको मॉडिफाई कर दिया गया था। तो ये थे कुछ एक हमारे वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। इसमें से इंपॉर्टेंट हमारा बिनेट सिमन टेस्ट आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। इसके अंदर हमारा मेरल पामल टेस्ट आ जाता है। इन्होंने 1948 में एक टेस्ट दिया था जिसके अंदर इन्होंने 38 टेस्ट इसके अंदर रखे गए थे। ये 13 मंथ से लेके 66 मंथ के बच्चों के लिए इन्होंने एक टेस्ट को फ्रेम किया था। तो ये कैसा था, नॉन वर्बल टेस्ट था। नॉन वर्बल के अंदर क्या था, मतलब इसमें इमेजेस थी, पिक्चर्स थी, उसी में से ही बच्चों को क्या करना था, कंक्लूजन ड्रॉ आउट करना था। नेक्स्ट है हमारा पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल्स टेस्ट। ये टेस्ट 2 लोगों ने दिया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो ये 2 लोगों ने दिया था। तो 1917 में ये टेस्ट आया था। ये भी 4 से 16 साल ईयर के बच्चों के लिए ही बनाया गया था, और इसके अंदर भी क्या था, पिक्चर्स और इमेजेस को ही लिया गया था, क्योंकि एक तरह के क्या है, हमारे नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है, हर एक बच्चे को ध्यान में रखकर ये टेस्ट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा द मैनसोटा
प्री स्कूल स्केल टेस्ट। तो ये 1940 में आया था। ये 13 मंथ से लेके 5 साल के बच्चों के लिए था। तो इसमें भी क्या था, पिक्चर्स को ही लिया गया था और पिक्चर्स बेस पर ही बच्चों को क्या करना था, कोई कंक्लूजन को निकालना था। ठीक है। नेक्स्ट है गुड एनफ ड्राइंग अ मैन टेस्ट। ये मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस बाय ड्राइंग। ये पहला ऐसा टेस्ट था जहाँ पर क्या किया गया था, जो इंटेलिजेंस है उसको मेज़र किया जाने लगा था। कहाँ से? ड्राइंग से। जो बच्चे ड्रॉ कर रहे थे उन्हें कहा गया कि तुम कुछ ड्रॉ करो अपने पेजेस पे। तो उन्होंने कुछ एक चीज़ों को ड्रॉ किया और उसी ड्राइंग के बेसिस पर जो उनकी एक इंटेलिजेंस है उसको ही फाइंड आउट करना था इस टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट है भाटिया बैटरी टेस्ट। तो ये भी 1955 में आया था। डॉक्टर चंद्र मोहन भाटिया ने इसको दिया था। इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट थे। ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट यहाँ से आपका एक नंबर बन सकता है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है पोर्टियस मेज टेस्ट। यानी कि मेज का मतलब होता है एक तरह की भूल भुलैया, जहाँ पर हम बनाते हैं। जैसे 1925 में इसको दिया गया था इस टेस्ट को। तो हम क्या करते हैं, एक भूल भुलैया कैसे होती है, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में भी कई बार आता है, जैसे कि कोई एक बना दिया कि एक ये रैबिट है, ये अपनी घर का रास्ता भूल गया है, इसको अपने घर तक पहुँचाना है, तो आप इसको कैसे पहुँचाओगे। तो छोटे में हम भी ऐसे बहुत सारे टेस्ट इसको खेलते थे। तो एक तरह का ये टेस्ट था जिसके अंदर कि बच्चों के इंटेलिजेंस को फाइंड आउट किया जाता था कि बच्चे कितनी ईजी वे में अपने घर तक पहुँच पाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट में हमने बात की थी वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट के बारे में। तो वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर हमारा पहला आता है आर्मी अल्फा टेस्ट, जो कि 1917 में रॉबर्ट याक के द्वारा बनाया गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान। तो ये किसको, इंडियन जो आर्मी है उसको, उसकी जो एक इंटेलिजेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने एक टेस्ट को बनाया था। नेक्स्ट है टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी। और 1920 में टर्मन ने ही क्या किया था, एक ग्रुप टेस्ट बनाया था मेंटल एबिलिटी उसको चेक करने के लिए। तो ये क्वेश्चंस आपके यहाँ से, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपका एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा, वो डायरेक्टली बन सकता है। जैसे कि ये कौन सा टेस्ट है और ये किस टेस्ट में आता है। जैसे आपका राउंड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है, तो ये किसके अंदर आता है, वर्बल के अंदर आता है, नॉन वर्बल के अंदर आता है। वर्बल और नॉन वर्बल में भी ग्रुप्स के अंदर आता है या इंडिविजुअल्स के अंदर आता है। तो इस तरह से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। तो आर्मी बीटा टेस्ट। तो देखो पहले हमने आर्मी अल्फा टेस्ट की बात की, तो अल्फा कहाँ आया हमारा, वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। और नॉन वर्बल में क्या आया हमारा, बीटा टेस्ट। तो जो आर्मी बीटा टेस्ट है वो भी 1917 में ही आया था और इसके अंदर ये भी रॉबर्ट याक ने ही बनाया है। और इसके अंदर काउंटिंग ऑफ ब्लॉक्स, मेज, ज्योमेट्रिकल, इस तरह की चीज़ें को इसमें ऐड किया गया था। जैसे कि काउंटिंग बॉक्स के अंदर किस तरह के पजल इसमें थोड़ी बहुत दी गई थी, ज्योमेट्रीज के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी। तो ये एक तरह का नॉन वर्बल है, तो यहाँ पर फिगर्स का ही यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है रावंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो ये एक तरह का 1938 में कल्चर को हटाकर यहाँ पर एक तरह का 16 क्वेश्चंस बनाए गए थे। इसके अंदर 16 जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनको यूज़ किया गया था। और इस यहाँ पर जो कल्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उनको इसमें ऐड नहीं किया गया था। तो इसको हटाकर ही बच्चों की इंटेलिजेंसी को चेक करना था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। नेक्स्ट है कैटल कल्चर फ्री टेस्ट। ये 1920 में आया था। ये भी एक तरह का नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। यहाँ पर भी फिगर्स का ही यूज़ किया जाता था इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट। ये 1936 में आया। तो ये थे आपके कुछ एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट। यहाँ पर अगर हम इंटेलिजेंस के टेस्ट की बात करें तो वैसे तो आपके पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस टेस्ट है, बट इसमें से जितने भी हमारे मेन है या जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपके लिए एक लिस्ट तैयार की थी। तो उसके ही बेसिस पर आप इसमें से ही टेस्ट्स को पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो और आपके सारे ही जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए हो। तो इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं इसी में ही नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है इंटेलिजेंस की, यानी कि जो हमारी बुद्धि है उसकी विशेषता क्या हो सकती है। द एबिलिटी टू अडेप्ट लर्न फॉर डेली लाइफ इवेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम क्या कर सकते हो, इंटेलिजेंस है वो क्या होती है, एक तरह की एबिलिटी होती है हमारे अंदर, जो कि हम कहाँ, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, हमारी डेली लाइफ में जो इवेंट्स है, हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, हम उसके साथ कैसे डील करते हैं। तो ये क्या है, हमारी इंटेलिजेंस है। और यही इंटेलिजेंस हमें कहाँ से मिलती है, हमारी डेली लाइफ के इवेंट से। नेक्स्ट है द कैपेसिटी टू लर्न फ्रॉम
एक्सपीरियंसेस। तो ये एक तरह की ऐसी कैपेसिटी होती है जहाँ हम अपने ही एक्सपीरियंसेस सीखते हैं। जब भी हम कोई चीज़ अगर गलत कर रहे हैं अभी, तो अगर जब बाद में जब वही काम दोबारा से करेंगे तो हम उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, उसके अच्छे से बेनिफिट्स को भी देखेंगे और इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं ये भी देखेंगे। तो वो क्या है, हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस है और उसी ही एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही हम जब न्यू काम करेंगे तो उसमें अपनी इंटेलिजेंसी को डालकर ही उस काम को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी एंड इंटरपर्सनल स्किल आर इंक्लूड इन इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस के अंदर और क्या चीज़ें आ सकती है, हम कितने क्रिएटिव्स है ना, और इसके साथ साथ हमारी जो इंटरपर्सनल स्किल है वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ आ जाती है, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड जो हमारे क्रिएटिविटी है ये भी हमारी इंटेलिजेंस में आ जाती है। क्योंकि क्रिएटिविटी हम कब कहते हैं किसी चीज़ को, जब कोई इंसान एक ऐसी चीज़ बनाता है जो आज से पहले ना किसी ने देखा हो, ना सुना हो, ना सोचा हो। उसकी अपनी एक इमेजिनेशन है, वो उस इमेजिनेशन से कुछ चीज़ बना रहा है, तो वो क्या हो जाती है, वो उसके अंदर की एक इंटेलिजेंस है, चीज़ों को देखने का उसका नज़रिया है, उसकी मेमोरी है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस इन्वॉल्व एबिलिटी टू जजमेंट, कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस, बुद्धि का मतलब ही क्या होगा, जब हमारे अंदर एक ऐसी एबिलिटी होगी जब हम जजमेंट कर पाएंगे चीज़ों की, कॉम्प्रिहेंशन कर पाएंगे चीज़ों को, है ना, हर चीज़ के पीछे की रीजनिंग जो है हमारी, उसके बारे में हम अच्छे से बता पाएंगे कि क्या रीज़न है इसके पीछे का। ठीक है, हर चीज़ के पीछे का जब तर्क हमें पता होगा, ठीक है ना, तभी हम क्या कहेंगे कि हमारी ये क्या है, एक तरह की इंटेलिजेंट थिंकिंग है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस इन्वॉल्व एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल, ऑब्जेक्ट एंड सिंबल लाइक लैंग्वेज। तो इंटेलिजेंस के ही थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ह्यूमन नेचर को समझ सकते हैं और साथ ही साथ सिंबल्स को हम समझ सकते हैं। जब हम बात करते हैं नॉर्मली अगर हम बात करें, अभी मैं पढ़ रही हूँ, है ना, आप लोग समझ रहे हो, तो ये क्या है, एक लैंग्वेज है कि हम एक लैंग्वेज के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ और आप समझ भी रहे हो। अगर यही लैंग्वेज मैं आपको चाइनीज़ लैंग्वेज में बोलूँ या फ्रेंच लैंग्वेज में बोलूँ तो आपको ये समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या है, उस सिंबल और उस जो लैंग्वेज है उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, या उसके लिए हमने कभी भी अपना जो दिमाग है उसका यूज़ नहीं किया, या हमारी जो बुद्धि है वो उसको कैप्चर नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, ब्लैंक है एक तरह से। तो ये थे कुछ एक आपके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली वीडियोस में थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज आई थी, यूनिफैक्टर, मल्टीफैक्टर्स, इस तरह की बहुत सारी थ्योरीज है हमारे पास, तो उसके बारे में हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।